एवरीबॉडी। सो आज का हमारा टॉपिक है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें हम सारे बेसिक चीजें और वो सब पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन कितने होते हैं। दैट वाज द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। सो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन आर ऑफ टू टाइप। वो दो तरह के होते हैं। दैट वाज द इंटरनल इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और क्वेश्चन ये होता है कि इंटरनल कैसे। तो लंग टू ब्लड, लंग से ब्लड में जो जा रहा है वो वाला, और ब्लड से टिश्यू, वो कौन सा है। दैट वाज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है। अब फेज देखते हैं कि फेज ऑफ एक्सपिरेशन, फेज ऑफ एक्सपिरेशन। सो एक्सपिरेशन के फेज कितने हैं। दैट वाज द इनहेल एंड एक्सेल। एक्सपिरेशन, इनहेल और एक्सेल। इट्स नॉट एक्सपिरेशन, इट्स एन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन। ठीक है। टाइप्स देख लिया, फेज ऑफ रेस्पिरेशन देख लिया, राइट। अब नॉर्मल चीजें है कि ब्रोंकियल डायमीटर कितना होता है। सॉरी, ब्रोंक्यूल्स का डायमीटर कितना होता है। दैट वाज द ब्रोंक्यूल्स diameter which is of 1 mm, right. नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट, तो देखिए जो न्यूबॉर्न बेबी है, इन न्यूबॉर्न वो होता है 30 to 60 पर मिनट। ठीक है। देन नेक्स्ट है अर्ली चाइल्ड। अर्ली चाइल्ड जो है उसमें है 20 to 40 पर मिनट। फिर लेट चाइल्ड जो है, लेट चाइल्ड उसमें है 15 to 25 पर मिनट, राइट। एडल्ट चाइल्ड जो है, एडल्ट चाइल्ड उसके पास है 12 to 16 पर मिनट। ठीक है, ये उसका रेट है। ये जो नॉर्मल चीजें हमें जाननी थी वो हमने जान दी। अब देखेंगे रेस्पिरेशन में क्या क्या चीजें होती है, वो कैसे होता है, वो सब कुछ देखते हैं। ठीक है, आगे डिटेल में थोड़ा बहुत देखेंगे हम। सो देखिए, रेस्पिरेटरी यूनिट के बारे में देखते हैं। रेस्पिरेटरी यूनिट, तो देखिए जो रेस्पिरेटरी यूनिट और रेस्पिरेटरी लोब्यूल्स जिसे हम कहते हैं, उसमें क्या क्या होता है कि दैट वाज द ब्रोंक्यूल, एल्वियोलाई डक्ट एंड एल्वियोलाई। ठीक है। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो है वो 6 लेयर का होता है। वो कौन से होते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो है सरफेक्टेंट, सरफेक्टेंट नंबर 1। देन ये वाला जो है दैट वाज एन एंडोथीलियम, एंडोथीलियम लियम ऑफ एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। फिर ये वाला जो है दैट वाज एन एपिथीलियम, एपिथीलियम बेसमेंट। ये क्या है। एपिथीलियम बेसमेंट। ठीक है। दिस वन वाज एन इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस, राइट। ये जो है दैट वाज एन कैपिलरी बेसमेंट, कैपिलरी बेसमेंट, राइट। ये वाला जो है उसे हम कहेंगे कैपिलरी एंडोथेलियम, कैपिलरी एंडोथेलियम, राइट। सो ये है 6 लेयर्स। दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 लेयर्स होते हैं जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट रहते हैं। उसमें भी ये जो सरफेक्टेंट लेयर है वो मेनली लेसिथिन का बना हुआ होता है, लेसिथिन, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो है ना इंटरस्टिशियल स्पेस पे, यहाँ पे रैपिड डिफ्यूजन होता है। क्या होता है। रैपिड डिफ्यूजन। जो O2 और CO2 का जो डिफ्यूजन होता है वो यहाँ पे रैपिड होता है। जैसे कि देखिए ये मेम्ब्रेन है, उसमें O2 आएगा, CO2 यहाँ से बाहर जाएगा और यहाँ पे हम बना देते हैं हमारा प्यारा सा RBC।
ठीक है, ये नॉर्मल चीजें जो आपको जाननी रहती है वो। अब उसमें क्या होता है कि 1 एटमोस्फियर, ये तो हमने पढ़ा था फिजिक्स में, 1 एटमोस्फियर इज इक्वल टू 760 ऑफ Hg, राइट। ये नॉर्मल वैल्यू है। अब देखिए नॉन रेस्पिरेटरी यूनिट में क्या होता है, तो देखिए फिल्ट्रेशन फंक्शन। सो सबसे पहला कौन सा फंक्शन ये करता है नॉन रेस्पिरेटरी यूनिट, दैट वाज द फिल्ट्रेशन फंक्शन। कौन सा, तो ट्रिबुलेंट precipitation एंड ग्रेविटेशनल precipitation, जो भी मैं सॉरी डस्ट या जो भी आ रहा है उसको खींचना या उसको बाहर निकालना, दैट वाज दिस द फिल्ट्रेशन फंक्शन। ओल्फैक्टरी फंक्शन, ओल्फैक्टरी फंक्शन मतलब कि ओल्फैक्टरी सेंसेशन, हमारा जो नाक है उससे हम सेंस कर सकते हैं कि ये अच्छी स्मेल है, ये बुरी स्मेल है। तो जो ये जो सेंसेशन है दैट वाज ओल्फैक्टरी सेंसेशन का भी फंक्शन ये करते हैं, दैट वो। एंड देन द वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस में क्या होता है कि जब हम एक्सपायर करते हैं, हम एयर सारी बाहर निकालते हैं, तब जो वाटर है वो भी इवापोरेट होता है जब हम बाहर निकालते हैं। तभी देखना कि सांस अंदर ले रहे हैं फिर ठंडी हवा आ रही है छोड़ रहे हैं, तो that was because of कि water evaporate हो रहा है। तो plays a role in a water loss through expiration, water evaporate through expired air। ठीक है। फिर इम्यून फंक्शन रहता है, तो इम्यून फंक्शन में क्या है कि जो पल्मोनरी एल्वियोलर मैक्रोफेजेस है और द डस्ट सेल्स जो प्रेजेंट है वो फैगोसाइटोसिस करेंगे, मतलब कि जो भी बैक्टीरियल पार्टिकल्स जो अंदर एंट्री लेते हैं उनको ऐसे करके एंगल्फ्ड कर देंगे। ये उसका एंगल्फिंग होता है, मीन्स फेगोसाइटोसिस टू किल दैम। ठीक है। फिर सिक्रीशन ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स, इसका सिक्रीशन करेंगे। जो सिंथेसिस करेगा, इसका सिक्रीशन क्यों करते हैं पता है, क्योंकि ये सिंथेसिस करता है क्लॉटिंग फैक्टर को। किसको सिंथेसिस करता है, क्लॉटिंग फैक्टर को सिंथेसिस करता है। देन फिर वोकलाइजेशन एंड फोनेशन, जैसे कि हमें पता है कि मेन वोकलाइजेशन कौन करता है, तो लैरिंग्स करता है। ठीक है। तो ये क्या करेगा, अलोंग विथ लैरिंग्स, मतलब कि लैरिंग्स के साथ मिलके ये स्पीच प्रोडक्शन करता है। अलोंग विथ लैरिंग्स ये क्या करता है, स्पीच का प्रोडक्शन करता है। ठीक है। फिर एसिड बेस बैलेंस, राइट। हमने एसिड बेस बैलेंस पे मैंने एक लेक्चर बनाया है, उस पे मैंने बताया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेशन के थ्रू एसिड बेस बैलेंस कैसे होता है। ठीक है। तो ये वाली भी चीज है जो एसिड बेस बैलेंस ये लोग करते हैं नॉन रेस्पिरेटरी यूनिट। ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं कि कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग जोन कौन सा है, जो नॉर्मल चीज हमें पता रहनी चाहिए कि कंडक्टिंग जो है क्या है, कंडक्टिंग एरिया कौन सा है, फिर रेस्पिरेटरी जोन कौन से है, मतलब कि जो एक्सचेंज है कंडक्टिंग या एक्सचेंज एरियाज या जोन भी आप कह सकते हो, जो भी कहना है एंड। ठीक है। तो कंडक्टिंग में कौन से आता है, तो सबसे पहले कंडक्ट मतलब कि जहां से हवा पास जो होती है वो एब्जॉर्ब्ड नहीं, मतलब कि एक्सचेंज नहीं करते, सिर्फ वो हवा वहां से पास होती है। तो ट्रैकिया, फिर प्रिंसिपल ब्रोंकाई, प्रिंसिपल ब्रोंकाई, देन लोब्यूलर ब्रोंकाई, देन segmental bronchi and terminal bronchi। सो ये जो है यूनिट्स, मतलब कि ये भी जो एरियाज है वहां पे सिर्फ कंडक्शन होता है एयर का, यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होता है। अब एक्सचेंजिंग जोन कौन सा है, तो दे आर ब्रोंकाई, रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई, देन alveolar duct means almost alveoli and alveoli। So ये जो है they are the exchanging areas, मतलब कि यहाँ पे लेन देन होता है O2 CO2 का, इतना याद रखिए, और यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है। अब पैथोलॉजिकल कंडीशंस कौन सी हो सकती है, पैथोलॉजिकल कंडीशंस कौन सी हो सकती है, जब इंट्राफ्लूइडल प्रेशर
पॉजिटिव होगा। मतलब कि पैथोलॉजिकल कंडीशंस कौन सी है जब इंट्राप्लूरल प्रेशर जो है वो पॉजिटिव रहेगा। तो देखिए जो एयर है, एयर के थ्रू जो कंडीशन होती है उसे हम क्या कहेंगे, न्यूमोथोरैक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूमोथोरैक्स। फिर जो वाटर के थ्रू होती है उसे हम कहेंगे हाइड्रोथोरैक्स। ब्लड के थ्रू होती है उसे हम कहेंगे हिमेटोथोरैक्स। और जो पस के थ्रू होती है उसे हम कहेंगे पायोथोरैक्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे ब्रीदिंग का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, अब देखिए डायफ्राम जो है ना, डायफ्राम मसल जो है इज मसल फॉर नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग। ठीक है, जो ये डायफ्राम जो मसल है वो नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग के लिए है। ठीक है, ये मेन है, ये मेन मसल्स है। ये गाइटन एंड हॉल में लिखा है, गाइटन एंड हॉल जो बुक है उसके अंदर ये लिखा है कि डायफ्राम इज अ मसल फॉर नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग। इंस्पायरेटरी मसल्स अब देखते हैं। तो इंस्पायरेटरी मसल्स कौन से है, तो वो है डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। फिर एक्सेसरी इंस्पायरेटरी मसल्स कौन से है, दैट वाज स्केलेनिस, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, एंटीरियर सेरेटस एंड एलाइनेसी। और जो एक्सपायरेटरी मसल्स कौन से है, दैट वाज द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, रेक्टस एब्डोमिनस, एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑब्लिक मसल जो एब्डोमेन में रहते हैं, एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। ठीक है, ये जो सारे मसल्स है वो फोर्सफुल एक्सपिरेशन के लिए हेल्प करते हैं, इतना याद रखना। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट वाज द कॉम्प्लायंस ऑफ द लंग्स। तो उसमें देखिए जो कॉम्प्लायंस ऑफ द लंग मीन्स क्या है, तो चेंज इन द लंग वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन एयरवे प्रेशर। मतलब कि कॉम्प्लायंस मीन्स क्या होता है, स्ट्रेचेबिलिटी। ठीक है, लंग्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करने का जो पावर होता है स्ट्रेच करने का, सो उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लायंस कहेंगे। ठीक है, अब ये जो है ना, इट इज द कॉम्प्लायंस एंड स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ द लंग्स। मतलब कि डेल वी बाय डेल टी, मतलब कि यूनिट चेंज इन अ वॉल्यूम, मतलब कि V2 माइनस V1 बाय यूनिट चेंज इन द एयरवे प्रेशर मींस P2 माइनस P1। ये हमने फिजिक्स में पढ़ा था। ठीक है, तो इसे हम कॉम्प्लायंस कहेंगे। अब जब ऑब्वियसली है कि स्टिफनेस जब बढ़ेगी तो कॉम्प्लायंस कम हो जाएगा। तो ये डायग्राम में जो आपको देखना है उसमें और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, कि आपको ऐसे ही देख लेना है। ठीक है, इट इज ऑफ द टू टाइप, कॉम्प्लायंस दो टाइप के होते हैं, डेट वाज स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक में क्या है, नॉट डिपेंड ऑन टाइम, और डायनामिक मींस डिपेंड ऑन अ टाइम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट वाज द वेंटिलेशन, वेंटिलेशन एंड डेड स्पेस। क्या है वेंटिलेशन एंड डेड, तो देखिए वेंटिलेशन एंड डेड स्पेस में क्या है कि जो ये माइन्यूट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, ठीक है, माइन्यूट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कितना होता है, दैट वाज द टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेशन रेट पर मिनट। मतलब कि टाइडल वॉल्यूम कितना है, 500 है, रेस्पिरेशन रेट हमारा कितना है, 12 पर मिनट, तो कितना हो गया, 6 लीटर पर मिनट। ठीक है, अब देखिए एल्वियोलर वेंटिलेशन। सो एल्वियोलर वेंटिलेशन क्या है, तो टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस इनटू रेस्पिरेटरी रेट। माइनट वॉल्यूम मतलब कि जो रियल हमारा जो वॉल्यूम है रेस्पिरेशन का वो कितना होता है, तो टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेशन रेट पर मिनट। तो ये कितना हो गया, 6 लीटर हो गया। अब एल्वियोलर वेंटिलेशन कितना होता है, तो देखिए जितना टाइडल वॉल्यूम है, ठीक है, एल्वियोलाई जो है उसमें थोड़ी बहुत डेड स्पेस प्रेजेंट रहती है, तो उस डेड स्पेस को मैं माइनस कर दूंगी। ठीक है, फिर उसमें से जो बचेगा उसको मैं क्या करूंगी, रेस्पिरेटरी रेट के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। तो टाइडल वॉल्यूम मेरा है 500, डेड स्पेस कितनी होती है, 150 होती है। याद रखना डेड स्पेस कितनी होती है, दैट वाज द 150।
तो 500 में से 150 निकाला, फिर 12 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो एल्वियोलर क्या कितना आया वेंटिलेशन, तो 4.2 लीटर पर मिनट। ठीक है। अब देखिए जो डेड स्पेस है वो दो टाइप की होगी, दैट वाज द फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस एंड एनाटॉमिकल डेड स्पेस। ठीक है। एनाटॉमिकल मतलब कि एयर इज स्टोर इन द कंडक्टिंग जोन, जो हमने आगे देखिए कि कौन कौन से कंडक्टिंग जोन थे, वो सारे कंडक्टिंग जोन में जो एयर स्टोर होती है उसे हम क्या कहेंगे, एनाटॉमिकल डेड स्पेस। अब जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस है वो नॉर्मली पैथोलॉजिकल कंडीशन में हमें देखने को मिलती है। अब ये जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस क्या है, तो जो एनाटॉमिकल डेड स्पेस मतलब कि जब हमारी बॉडी एक नॉर्मल कंडीशन में होती है तब वाली डेड स्पेस कब देखने को मिलेगी, तो देखिए डेड स्पेस कब काउंट होती है, देखिए एल्वियोलर वेंटिलेशन में होती है। ठीक है। तो अब ये डेड स्पेस के हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस देख रहे हैं कि कौन से कंडीशंस में कैसे कैसे रहेगी। सो देखिए जो एनाटॉमिकल डेड स्पेस है वो कंडक्टिंग जोन में स्टोर रहती है, वो वाली एयर वही रहेगी। बट फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस में क्या होता है कि ये पैथोलॉजिकल कंडीशंस शो करती है। जब एनाटॉमिकल डेड स्पेस प्लस एल्वियोलाई जो होते हैं, एज इट इज अ पुअर पल्मोनरी फ्लो, सो इट वर्क एज अ डेड स्पेस। ठीक है। एनाटॉमिकल डेड स्पेस प्लस एल्वियोलाई, उनको मिला के जो होती है दैट वाज द फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस एंड फाउंड इन पैथोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है। अब फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस क्या है, इज इक्वल्स टू एनाटॉमिकल डेड स्पेस। जितनी एनाटॉमिकल डेड स्पेस है वही क्या है, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस रहती है। बट ये हमें कब देखने को मिलती है, ये जो डेड स्पेस है ना वो यूजुअली कब डिक्टेट होती है, जब कोई पैथोलॉजिकल कंडीशंस आती है तब जाके हमें फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस देखने को मिलती है। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, आई होप दैट यू गेट दैट।